नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955। सबसे पहले बात करते हैं ये लागू कहाँ पर होता है। देखिए, ये पूरे इंडिया में लागू होता है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। और ये लागू किस पर होता है अगर हम ये देखें तो क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट है तो हिंदुओं पर तो लागू होगा ही। इसके अलावा बुद्धिस्ट, जैन और सिख कम्युनिटी पर भी ये लागू होता है। और तीसरा, जो लोग मुस्लिम नहीं हैं, क्रिश्चियन नहीं हैं, पारसी नहीं हैं और ज्यूज़ नहीं हैं, ऐसे लोगों पर भी ये लागू होता है। ठीक है जी। सेक्शन 5 में कुछ कंडीशंस दी गई हैं वैलिड हिंदू मैरिज के लिए। सबसे पहली कंडीशन ये है कि कोई भी पार्टी मैरिज के टाइम पे ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसका पिछला स्पाउस लिविंग है। यानी कि आपने पहले अगर कोई शादी करी है और आपका स्पाउस लिविंग है, यानी कि आपके हस्बैंड या वाइफ पिछली शादी के अभी जीवित हैं और आपको डाइवोर्स नहीं मिला है, तो ऐसे केस में आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हो। दूसरा, जो पार्टीज टू मैरिज हैं वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, यानी कि पहली बात फ्री कंसेंट होना चाहिए, अपनी मर्जी से कर रही हैं। और दूसरा, इनसेन होनी नहीं चाहिए, यानी कि उनकी जो मेंटल कंडीशन है वो सही होनी चाहिए मैरिज के समय। तीसरा, जो लड़का है उसकी उम्र कम से कम 21 साल और लड़की की 18 वर्ष होनी चाहिए। चौथा, जो पार्टीज हैं वो किसी भी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप का हिस्सा नहीं होनी चाहिए, जो कि सेक्शन 3 में डिफाइंड है। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप यानी कि आप अपने माँ बाप से शादी नहीं कर सकते, बच्चों से नहीं कर सकते, या फिर बच्चों के हस्बैंड वाइफ से नहीं कर सकते, है ना। इस तरीके की कुछ कंडीशंस हैं जो सेक्शन 3 में पर्टिकुलरली कुछ रिलेशंस की कैटेगरीज दी गई हैं, उस कैटेगरी में आप शादी नहीं कर सकते हो। पांचवा, कहा गया है कि पार्टीज आर नॉट सैपेंडाज ऑफ ईच अदर। सैपेंडाज शब्द आया है पिंड से, कहते हैं ना केडे पिंडदा, पंजाबी में कहते हैं। पिंड शब्द से आया सैपेंडा। तो पिंड मतलब एक तरीके से यहाँ पे फैमिली को डिनोट करा जा रहा है। तो मदर की साइड में 3 जनरेशन तक, यानी कि नानी और उनके बच्चे जो भी हैं उनसे आप शादी नहीं कर सकते हो। और जो फादर की साइड पे 5 जनरेशन तक, यानी कि जो आपके परदादा हैं और उनके बच्चे हैं, उनके साथ आप शादी नहीं कर सकते हो। कुल मिलाकर के बात यह है कि जो भी आपके ब्लड रिलेशंस में लोग आते हैं उनके साथ, और उनके जो हस्बैंड वाइफ हैं, जो भी ब्लड रिलेशन में और उनके जो हस्बैंड वाइफ हैं उनके साथ आप शादी नहीं कर सकते हो। इसके कुछ जेनेटिक रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ऐसे प्रोविजंस हिंदू मैरिज एक्ट में डाले गए हैं। ठीक है जी। इसके बाद 3 कैटेगरीज होती हैं सिबलिंग्स की, फुल ब्लड सिबलिंग्स, हाफ ब्लड सिबलिंग्स और यूटेराइन ब्लड सिबलिंग्स। इसमें डिफरेंस क्या है? देखो, अगर आपके माँ और पिता दोनों ही सेम हैं, आप ऐसे भाई बहन हैं जिनके माँ बाप सेम हैं, तो आप फुल ब्लड सिबलिंग्स कहे जाओगे। अगर आपके फादर सेम है, मदर अलग है, तो हाफ ब्लड सिबलिंग्स। और अब मदर सेम है, फादर अलग हैं, तो आपको यूटेराइन ब्लड सिबलिंग्स कहा जाएगा। और ये जो सिबलिंग्स हैं, तीनों ही कैटेगरी आपस में शादी नहीं कर सकती हैं। ठीक है जी। इसके भी जेनेटिक रीजंस हैं। सेक्शन 7 में बात की गई है कि सेरेमनी किस तरीके की होगी हिंदू मैरिज में। ठीक है जी। तो अग्नि के समक्ष आपको 7 फेरे लेने होंगे। एक पंडित जी होंगे, पुरोहित होंगे, जो कि रीति रिवाज से आपकी शादी करवाएंगे। और आपकी शादी के कम से कम 2 गवाह होने चाहिए। अगर आप ऐसे करते हो तो ये हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर पूरे रीति रिवाज से आप शादी कर रहे हो। ठीक है जी। सेक्शन 8 में रजिस्ट्रेशन की बात की गई है कि आप हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत आपको अपनी मैरिज को रजिस्टर कराना होगा कोर्ट में जाकर के। जनरली ये सब डिविजनल कोर्ट होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर स्टेट गवर्नमेंट जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी ये जिम्मेदारी दे देती है कि आप लोगों की मैरिज को रजिस्टर कराइए। सेक्शन 9 में बात की गई है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। मतलब कि अगर शादी होने के बाद कोई भी पति या पत्नी जो है अपने स्पाउस को, अपने पार्टनर को छोड़ के चला जाता है, या उसके घर वाले उसको मिलने नहीं दे रहे हैं, अलग ले गए हैं, तो ऐसे केसेस में वापस घर पर, अपने पार्टनर को वापस घर पर बुलाने के लिए लीगली आपको सेक्शन 9 की मदद मिलती है। सेक्शन 9 के अंदर आप अपील करोगे तो आपके पार्टनर को घर में वापस आना होगा, आपके साथ रहना होगा और फिजिकल रिलेशंस भी बनाने होंगे। ठीक है जी। अगर वो छोड़ के चला गया है तो। ठीक है जी। सेक्शन 10 में बात की गई है जुडिशियल सेपरेशन की, यानी कि एक तो होता है डाइवोर्स की बात हम आगे करेंगे। अभी जुडिशियल सेपरेशन यानी कि आप शादी को फॉर्मली बनाए रखना चाहते हो लेकिन साथ नहीं रहना चाहते, तो ऐसे केस में आप जुडिशियल सेपरेशन की डिमांड कर सकते हो कोर्ट से। और इसके जो आधार होंगे वो सेम होंगे जो कि डाइवोर्स में होते हैं। ठीक है जी। इसमें बस फ़ायदा ये है कि अगर आने वाले जीवन काल में कभी भी आपको ये लगता है कि आप कोई सेटलमेंट करना चाहते हो, तो आपके पास वो स्कोप है, ठीक है जी, कि आप रजामंदी से वापस से साथ आ सकते हो। लेकिन जो जुडिशियल सेपरेशन है, शर्तें उसकी भी वही होती हैं। कोर्ट अगर इसमें ऑर्डर दे देता है कि आपको जुडिशली सेपरेट होना है, तो आप ना तो साथ रह सकते हो, ना ही फिजिकल रिलेशंस बनाए रख सकते हो। ठीक है जी। लेकिन आपकी मैरिज जो है वो डिसॉल्व नहीं होगी। सेक्शन 11 में बात की गई है वॉइड मैरिज के बारे में, कि मैरिज को पहले से ही रद्द कब माना जाएगा।
तो सेक्शन 5 के अंदर 1, 4 और 5 कंडीशंस अगर पूरी आप नहीं करते हो तो आपकी मैरिज रद्द मानी जाएगी। 1 क्या है कि आपकी पहले शादी हो चुकी है और फिर भी आप दूसरी शादी कर रहे हो, ना तो डाइवोर्स हुआ है ना ही पिछले पार्टनर की डेथ हुई है, ऐसे केस में आपकी मैरिज जो है वो रद्द मानी जाएगी। दूसरा, आप ब्लड रिलेशंस में या उनके हस्बैंड वाइफ के साथ शादी कर रहे हो तो वो भी रद्द मानी जाएगी। ठीक है जी। सेक्शन 12 में बात की गई है वॉइडेबल मैरिज के बारे में, यानी कि पहले वो रद्द नहीं है मैरिज, लेकिन अगर कोई पार्टनर चाहे तो रद्द करवा सकता है कोर्ट में पिटीशन फाइल करके। उसमें बात की गई है कुछ ऐसे रीजंस की, जैसे इम्पोर्टेंस, अगर आपकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है वो ठीक नहीं है आपके पार्टनर की, तो आप डाइवोर्स मतलब अपनी मैरिज को जो है वो वॉइड करार करवा सकते हो। या फिर अगर आपका फ्री कंसेंट नहीं था मैरिज के टाइम पे, जोर ज़बरदस्ती की वजह से आपकी शादी हुई थी, तो भी आप जो है अपनी मैरिज को रद्द करवा सकते हो। या फिर आपको ये पता चलता है मैरिज के बाद कि आपकी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट है किसी और व्यक्ति द्वारा, तो ऐसे केस में भी आपकी जो मैरिज है वो रद्द करवाई जा सकती है। ठीक है जी, ये वॉइडेबल मैरिज की कैटेगरी में आती है। सेक्शन 13 में डाइवोर्स के बारे में बात की गई है कि किस किस आधार पर, कैसे, कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं जिसके आधार पर आपको डाइवोर्स मिल सकता है। सबसे पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अदर मैन और वुमेन। ठीक है जी, आपके पार्टनर का सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है किसी और व्यक्ति के साथ, तो आपको डाइवोर्स मिल सकता है। दूसरा, क्रूअल बिहेवियर है, बहुत ही क्रूर बिहेवियर है आपके पार्टनर का आपके साथ, ऐसे में मिल सकता है। तीसरा है कि पिछले 2 साल से आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा हुआ है, कोई आपके आपस में ना तो बातचीत हुई है ना मेल मिलाप हुआ है, ऐसे केस में भी ये डाइवोर्स का एक आधार बनता है। चौथा, अगर आपका पार्टनर किसी और रिलीजन में कन्वर्ट हो गया है। पांचवा, अगर वो इंसेन हो गया है, यानी कि इस हद तक पागल हो गया है कि उसका ना तो कोई इलाज हो सकता है, और जो पागलपन है वो एक असहनीय पागलपन है, उसको बियर नहीं करा जा सकता है, ऐसे केस में भी आपको डाइवोर्स मिल जाता है। सातवां होता है कि अगर पिछले 7 साल से आपको ये पता ही नहीं है कि आपका पार्टनर जीवित भी है या नहीं है, तो ऐसे केस में भी आपको डाइवोर्स मिल सकता है। ऐसे कुछ मेजर प्रावधान जो है वो सेक्शन 13 में बताए गए हैं, और यही जो ग्राउंड्स हैं वो आपको जुडिशियल सेपरेशन में भी काम आते हैं। एक और कैटेगरी होती है डाइवोर्स की, जिसे हम कहते हैं म्यूचुअल डाइवोर्स, जिसमें ज़रूरी नहीं है कि ये कंडीशंस पूरी हो रही हों, लेकिन अगर दोनों पार्टीज अपने कंसेंट से डाइवोर्स लेना चाहती हैं तो वो म्यूचुअल डाइवोर्स का ऑप्शन उन्हें दिया गया है। ठीक है जी। सेक्शन 14 में बात की गई है कि अगर आपकी शादी को 1 साल नहीं हुआ है तो आपको डाइवोर्स नहीं दिया जाएगा, कम से कम 1 साल की अवधि ज़रूरी है शादी के बाद। ठीक है जी। सेक्शन 15 में बात की गई है कि जो भी डाइवोर्स पर्सन्स हैं जिनका डाइवोर्स हो चुका है वो दोबारा शादी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका जो डाइवोर्स का ऑर्डर आया है उसके खिलाफ अपील कर देता है दूसरा पार्टनर, तो जब तक उस अपील का फाइनल ऑर्डर नहीं आता है तब तक आपको दूसरी शादी करने का अधिकार नहीं मिलता है। सेक्शन 16 में बात की गई है लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड की। चाहे आपकी मैरिज पहले से रद्द थी या वॉइडेबल थी, वॉइड थी या वॉइडेबल थी, दोनों ही केसेस में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको पूरे राइट्स दिए जाएंगे जो भी एक बच्चे के अधिकार होते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी में राइट्स हैं, चाहे वो अपने माँ बाप का नाम इस्तेमाल करने के राइट्स हैं, चाहे कुछ भी राइट्स हैं, जो भी चाइल्ड के अधिकार होते हैं वो सभी उसको दिए जाएंगे, क्योंकि उसकी थोड़ी ना कोई गलती है, तुम्हारी गलती है कि तुम्हारी मैरिज टूट गई या वॉइड हो गई या वॉइडेबल थी। ठीक है जी। तो बच्चे के अधिकारों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। सेक्शन 17 में बात की गई है पनिशमेंट के लिए, जब भी कोई आप अपराध कर रहे हो मैरिज के अंदर, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, तो आपको क्या सज़ा मिलेगी। 17 में बात की गई है बाइगैमी के अपराध के लिए पनिशमेंट के बारे में, कि अगर आप बाइगैमी यानी कि एक से ज़्यादा शादी करते हो तो ऐसे केस में आपको आईपीसी के अंदर धारा 494 सेक्शन 494 और 495 के अंतर्गत आपका जो सज़ा का प्रावधान है उसके आधार पर आपको सज़ा मिलेगी। सेक्शन 18 में बात की गई है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सर्टन अदर कंडीशंस, जो कि सेक्शन 5 में दी गई हैं। इसी एक्ट के सेक्शन 5 में क्लॉज 3, 4, 5 के अंदर जो आपको कंडीशन दी गई हैं, अगर आप वो फुलफिल नहीं करते हो तो उसकी जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 18 में मिलती है। सेक्शन 19 में बताया गया है कि किस कोर्ट में जाकर के आपको पिटीशन फाइल करनी है। तो भैया, जब भी आप डाइवोर्स के लिए या जुडिशियल सेपरेशन के लिए या किसी भी और चीज़ के लिए आप पिटीशन फाइल कर रहे हो इस एक्ट के अंदर, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, तो आपको या तो उस कोर्ट में जाना है जहां पर हस्बैंड बिलोंग करता है, या फिर जहां पर वाइफ बिलोंग करती है, या फिर जहां पर वो लास्ट रह रहे थे जब पिटीशन फाइल करने से जस्ट पहले के समय में, जहां पर हस्बैंड वाइफ दोनों रह रहे थे, वहां पर भी वो अपने केस को फाइल कर सकते हैं। ठीक है जी। सेक्शन 22 में बात की गई है कि जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी डाइवोर्स केस के अंदर वो कैमरा के सामने करी जाएंगी और उनको ना तो प्रिंट किया जा सकता है ना ही पब्लिश किया जा सकता है। सेक्शन 23 के अंदर
23A के अंदर बताया गया है रिलीफ के बारे में। देखो, आपके पार्टनर ने आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया और वो गलत साबित हुआ, तो ऐसे केस में आप काउंटर क्लेम कर सकते हो और अपने लिए रिलीफ की डिमांड कर सकते हो। सेक्शन 24 में बताया गया है मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स, यानी कि अगर आप पिटीशन करना चाहते हो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर और आपके पास इतने पैसे ही नहीं है कि आप उन प्रोसीडिंग्स का खर्चा झेल सको, तो पिटिशनर के रूप में आप कोर्ट से दरख्वास्त कर सकते हो कि जो रिस्पोंडेंट है, यानी कि जो दूसरी पार्टी है मैरिज की, वही आपका भी खर्च उठाए और अपना भी खर्च उठाए। ठीक है जी, सेक्शन 24 में ये प्रावधान है। और सेक्शन 25 में कहा गया है परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस के बारे में, यानी कि जब डाइवोर्स होगा तो या तो आपको एक साथ कुछ पैसे देने होंगे जिसको हम कहते हैं परमानेंट एलिमनी, या फिर मेंटेनेंस देना होगा लाइफ टाइम तक, ताकि आपका जो दूसरा पार्टनर है वो अपने जीवन यापन को ठीक से चला सके। सेक्शन 26 में कहा गया है कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, तो ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि किसके पास बच्चा रहेगा। ठीक है जी, जनरली माँ के पास रहता है, लेकिन कोर्ट डिसाइड करता है कि कस्टडी किसको दी जाएगी, माँ को या बाप को। सेक्शन 27 में बात की गई है डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। मान लो कोई जॉइंट प्रॉपर्टी है आपकी और आपके पार्टनर की, तो ऐसे केस में उस प्रॉपर्टी का क्या होगा डाइवोर्स के बाद, तो वो भी कोर्ट डिसाइड करता है। सेक्शन 28 में बात की गई है अपील अगेंस्ट द डिग्री और ऑर्डर्स, यानी कि कोई भी ऑर्डर अगर आया है तो उसके खिलाफ आप फर्दर अपील कर सकते हो हायर कोर्ट्स के अंदर। ठीक है जी। सेक्शन 29 में बात की गई है सेविंग्स के बारे में, यानी कि अगर कोई वैध मैरिज है, वैलिड मैरिज है, उसको आप इनवैलिड करार नहीं कर सकते हो सिर्फ इस आधार पर कि वो डिफरेंट गोत्र में करी गई है या डिफरेंट रिलीजन में, इंटर रिलीजियस मैरिज है या इंटर कास्ट मैरिज है। ठीक है जी, ऐसे किसी केस के आधार पर आप उसको इनवैलिड करार नहीं कर सकते हो। ठीक है जी, यानी कि कोशिश ये की जा रही है कि आपकी शादी को बचा लिया जाए। ऐसा नहीं है कि किसी भी कारण के आधार पर आप उसको रद्द करवा दो या इनवैलिड करवा दो। ठीक है जी, सेविंग्स की बात की गई है और सेक्शन 30 जो था वो हमारा रिपील हो चुका है। इसी के साथ आपका जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।